चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड की जो शायद हम सबके घरों में मौजूद है, बोट। और इसके पीछे का चेहरा अमन गुप्ता। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत की ये सबसे तेजी से बढ़ती ऑडियो और वियरेबल्स कंपनी आज मुश्किलों से घिरी हुई है। पता है ये शब्द किसके हैं? ये खुद अमन गुप्ता के हैं। शार्क टैंक पर वो अक्सर फाउंडर्स को यही बताते हैं कि ड्यू डिलिजेंस कितना जरूरी है, कि जो आप बताते हैं असलियत अक्सर उससे बिल्कुल अलग होती है। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या अमन गुप्ता के अपने ही स्टैंडर्ड्स पर उनकी खुद की कंपनी खरी उतर पाती? यही सवाल इस पूरी पड़ताल की जड़ है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले बोट की शानदार सफलता की कहानी को समझना होगा। एक दौर था जब इस ब्रांड ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। याद है वो दौर? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता, इन सब ने स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया था। लेकिन उस वक्त मार्केट में ज्यादातर प्रोडक्ट्स आम भारतीय की जेब से बाहर थे। बोट ने इसी मौके को भुनाया। उन्होंने 2000 रुपए से भी कम में स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स लॉन्च कर दिए। देखते ही देखते वो लाखों भारतीयों के लिए इन गैजेट्स की दुनिया का एंट्री पॉइंट बन गए। और नतीजा, अकेले स्मार्ट वॉच से ही उन्होंने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो ताकत बोट को इतनी ऊपर ले गई वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। इसे कहते हैं एंट्री पॉइंट ट्रैप। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी में सस्ता ऑप्शन होने का एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इसको ऐसे समझिए, एप्पल जैसा प्रीमियम ब्रांड जब चाहे एक सस्ता आईफोन मॉडल लॉन्च कर सकता है और लोग उसे खरीदेंगे। लेकिन एक सस्ती ब्रांड के लिए प्रीमियम बनना लगभग नामुमकिन है। OnePlus को ही देख लीजिए, फ्लैगशिप किलर बनकर आए थे और आज 70,000 के फोन बना रहे हैं। और उस कीमत पर ज्यादातर लोग एप्पल या सैमसंग ही चुनते हैं। तो बोट के साथ भी यही हो रहा है। कस्टमर बोट से अपनी पहली स्मार्ट वॉच खरीदता है, उससे टेक्नोलॉजी का चस्का लगता है और फिर जैसे ही उसका बजट बढ़ता है वो बेहतर क्वालिटी और एक्यूरेसी के लिए एप्पल या सैमसंग पर अपग्रेड कर लेता है। मतलब कस्टमर लॉयल्टी बहुत कम है। और इसका असर वो साफ साफ आंकड़ों में दिखता है। अपने आईपीओ से ठीक पहले बोट के वियरेबल्स बिजनेस में पता है कितनी गिरावट आई? पूरी 63% की। जी हाँ, -63%। ये दिखाता है कि ये मॉडल लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। अब आते हैं उस दावे पर जिसने बोट को घर घर में पहुंचा दिया, मेड इन इंडिया। पर क्या ये दावा उतना ही सच्चा है जितना बताया जाता है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। बोट ने हमेशा बड़े गर्व से कहा है, हमारे 75% प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं। ये उनकी पूरी मार्केटिंग की जान रहा है, एक देसी ब्रांड वाली इमेज। लेकिन सच तो कंपनी के अपने ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में छिपा था। उन्होंने खुद माना कि प्रक्रिया ये थी कि चीन से सारे पार्ट्स मंगवाओ और बस भारत में उन्हें एक साथ जोड़ दो। इसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबलिंग कहते हैं। मतलब दिमाग चीन का, पार्ट्स चीन के, बस भारत में उन्हें स्क्रू से कस दिया। और मजे की बात तो ये है कि जो सप्लायर बोट को माल दे रहा है वही उनके बड़े कॉम्पिटिटर्स बोल्ट और नॉइस को भी दे रहा है। तो फिर आपका प्रोडक्ट अलग कैसे हुआ? कोई सीक्रेट सॉस तो है ही नहीं। तो जब प्रोडक्ट में कोई खासियत नहीं तो कंपनी चल कैसे रही है? एक ही जवाब है, मार्केटिंग। बोट का पूरा किला मार्केटिंग की नींव पर खड़ा है। आइए जरा इनके खर्चों पर एक नजर डालते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। इनोवेशन पर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च होता है? सिर्फ 1%। और मार्केटिंग पर 12 गुना ज्यादा। मतलब प्रोडक्ट को बेहतर बनाने से ज्यादा जरूरी है उसके बारे में शोर मचाना। और यहीं एक और बहुत बड़ा खतरा छिपा है। बोट की कमाई का 85% हिस्सा सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट से आता है। सोचिए, उनके अपनी वेबसाइट से तो 1% की भी सेल नहीं होती। ये निर्भरता बहुत खतरनाक है। जरा सोचिए, कल को अमेज़न अपनी पॉलिसी बदल दे या सरकार की ट्रेड पॉलिसी में कोई बदलाव आ जाए तो क्या होगा? 85% बिजनेस एक झटके में खतरे में आ सकता है। चलिए अब कहानी को घुमाकर वापस वहीं लाते हैं जहां से शुरू किया था, शार्क टैंक के सेट पर। अब देखते हैं कि शार्क अमन गुप्ता के सामने फाउंडर अमन गुप्ता की कंपनी बोट टिक पाती है या नहीं। कंपनी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऑडिटर्स ने लगातार 3 साल अकाउंटिंग में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए। कंपनी में एम्प्लॉइज के छोड़ने की दर 34% थी। और तो और आईपीओ से ठीक 1 महीने पहले फाउंडर्स ने खुद ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया। ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। 34% एट्रिशन रेट का सीधा मतलब है कि हर 3 में से 1 कर्मचारी कंपनी छोड़कर जा रहा था। आप ही सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी अस्थिरता की निशानी है।
तो अब करते हैं फाइनल शार्क टैंक टेस्ट। अमन गुप्ता क्या मांगते हैं? साफ सुथरे फाइनेंशियल्स। बोर्ड के 3 साल से गड़बड़। मजबूत बिजनेस मॉडल। बोर्ड का पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। फाउंडर कमिटमेंट, आईपीओ से ठीक पहले इस्तीफा। और पारदर्शिता, मेड इन इंडिया के दावे का सच हम सब देख ही चुके हैं। मतलब कहानी का सार ये है कि जिस कंपनी को आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर बॉय बना के पेश किया गया, वो हकीकत में सिर्फ चीन से माल इंपोर्ट करके यहां असेंबल करने वाली एक मार्केटिंग कंपनी निकली। तो अंत में सवाल यही है, क्या बोट वाकई एक देसी हीरो है या फिर मार्केटिंग पर बना ताश का एक महल जो कभी भी ढह सकता है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।